हेलो यूट्यूब लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने लास्ट अपना जो चैप्टर है उसको छोड़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है ओशंस। ऑन द मैप, ऑन द वर्ल्ड मैप इन द फिगर 2.3 ऑन पेज नंबर 32 वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशंस: द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्टिक ओशन एंड द सदर्न or Antarctic Ocean. Although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separated. क्लास आपको पता होगा कि हमने अपनी जो वर्ल्ड मैप है उस पर बेसिकली हम 5 ओशंस के बारे में पढ़ते हैं। हमेशा हमें दिखाई दे रहा होता है कि वहाँ 5 ओशंस हैं, उनका नाम जो है वो क्लियरली मेंशन होता है। ये जो 5 ओशंस हैं वो किसी बाउंड्री से सेपरेटेड नहीं है। इन लोगों का जो पानी है वो एक दूसरे में मर्ज होता है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको थोड़ा डिवाइड करते हैं या फिर बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं ताकि हमें पता चले कौन सा ओशन किस साइड है और कितने एरिया को कवर करता है। द लाइन्स दैट डिवाइड देम ऑन द मैप आर नो मोर देन कन्वेंशंस। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल constantly flow across different oceans, sustaining a rich diversity of marine life. Many plants and animal species can be found across multiple oceans. क्लास अभी मैंने बताया आपको कि जो ओशंस हैं उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। ये जो सी वाटर है वो एक दूसरे में कंस्टेंटली फ्लो करता रहता है। इसी वजह से जो रिच डाइवर्सिटी है मरीन लाइफ की वो हमें देखने को मिलती है। मरीन लाइफ होता है जो पानी के अंदर की लाइफ है, यानी कि ओशन के अंदर जितने भी क्रिएचर्स रहते हैं रिलेटेड टू और फाउंड इन द ओशन एंड सी, ठीक है, उसे मरीन लाइफ कहते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशंस। क्लास जितनी भी ओशंस हैं उसमें अलग अलग टाइप के सी क्रिएचर्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो फ्लोरा हो फौना हो, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। द मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स called algae and all kinds of sea weeds. क्लास फ्लोरा से याद रखना FLORA, FL फ्लोरा दैट मीन्स फ्लावर से, प्लांट से रिलेटेड है ये, ठीक है, ये प्लांट से रिलेटेड है। फ्लावर को हम FLOWER बोलते हैं, वैसे फ्लावर से याद रखना फ्लोरा। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, कंफ्यूज नहीं होना है फ्लोरा और फौना में। फ्लोरा दैट मीन्स प्लांट्स के बारे में बताया गया है। द मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड ऑफ सी वीड्स। यानी कि जो सी ओशन के अंदर जितनी भी टाइनी प्लांट्स हैं जो कि एनिमल्स को, जो सी क्रिएचर्स हैं, उनका एक तरह से कह सकते हैं हम फूड भी हो सकती है, उनका रहने की जगह भी हो सकती हैं, और जो ओशन है उसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी वही करती हैं। एल्गी हो गई और बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स होते हैं जो कि मरीन फ्लोरा में एक डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। देन नेक्स्ट, द मरीन फाउना कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिश, dolphin, whales, and countless mysterious deep sea creatures. Each part of the ocean, from the sunlit surface to the dark depth, has its own diverse life form. क्लास जो ओशन है उसके अंदर जो फौना है उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि हर ओशन में आपको वहाँ की स्पेशल अलग तरीके की फिशेस, डॉल्फिन, वेल्स देखने को मिलेंगे और इतने सारे काउंटलेस मिस्टीरियस एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। एनिमल दैट मीन्स सी क्रिएचर्स जो होंगे, वो टर्टल हो गया, ऑक्टोपस हो गई, वेल्स हो गई, ठीक है, और शार्क्स हो गई, अलग अलग तरीके की शार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पेंगुइन्स हैं, उन जगहों पर मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा ठंडी है, ओशंस के पास मिलेंगे और बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड होती है वहाँ। ईच पार्ट ऑफ द ओशन फ्रॉम सन। क्लास एक चीज़ और है, जो ओशन है आप उसकी ऊपर का जो सरफेस है उसे देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, आपको बहुत शाइनी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सन की जो लाइट है उसके ऊपर पड़ रही होती है। लेकिन हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा डीप है ओशन। मतलब आपको पता है हमारी अर्थ पर सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। पैसिफिक ओशन इतना ज़्यादा डीप है कि माउंट एवरेस्ट जैसी 2 चोटियाँ उसके अंदर आ सकती हैं आराम से और फिर भी जगह रह जाएगी, इतना ज़्यादा डीप है। बहुत से ओशंस तो ऐसे हैं जो एक्सप्लोर किए ही नहीं गए हैं। क्यों? बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं वो। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, देखो, लुक एट, देखो ध्यान से। अब आपको जितने भी ओशंस हैं उनका अलग अलग एरिया सेपरेट करके दिखाया हुआ है। अब ध्यान से देखना, पहले तो 5 कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है।
जो भी 5 कॉन्टिनेंट्स आपको यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले में, नीचे भी है एक, देखो सॉरी, देखो नीचे भी है। टोटल बेसिकली कितने हैं, काउंट करो। अभी आपको जब काउंट करोगे तो आपको 6 दिखाई देंगे, लेकिन अब साइड हटा देते हैं इसे नीचे से। अब टोटल 5 हैं, नीचे वाले को हटा करके ऊपर की तरफ 5 आपको शो हो होंगे। अब देखो यहाँ से पैसिफिक ओशन आपको लेफ्ट में भी दिख रहा है और राइट में भी दिख रहा है, दिख रहा है। पैसिफिक ओशन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ओशन है, मतलब पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। क्यों क्लास? क्योंकि ये हमारा अमेरिका के वेस्ट वाला पार्ट भी कवर कर रहा है, अमेरिका की साइड में देखो पीछे की तरफ, क्योंकि हमें पता है ग्लोब जो हमारा अर्थ है वो गोल है, तो इसीलिए नॉर्थ अमेरिका के साइड वाला पार्ट भी कवर कर रहा है। और इधर से यानी कि ये एशिया की साइड वाला पार्ट, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में भी है ये, और यूरेशिया के ईस्ट साइड में भी है, और अमेरिका के वेस्ट साइड में भी है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर रहा है पैसिफिक ओशन, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था, लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ा था। इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो भी पैसिफिक ओशन पर ही आती है। अब देखते हैं अटलांटिक ओशन कहाँ पर है, जहाँ पर याद है वो जो डूबा था टाइटैनिक, वो कहाँ डूबा था, अटलांटिक ओशन में डूबा था, नॉर्थ अमेरिका उससे, न्यूयॉर्क सिटी से शायद 25 से लेकर के 50 किलोमीटर के पहले दायरे में। फिर आर्टिक ओशन देखो नॉर्थ साइड दिख रहा है, ग्रीनलैंड के ऊपर की तरफ, ग्रीनलैंड के ऊपर की तरफ क्या है, आर्टिक ओशन है। वहीं इंडियन ओशन का है इंडिया के जस्ट नीचे, एज यू कैन सी, दिखे हो देखो ये रहा इंडियन ओशन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में, और इंडिया से साउथ में। फिर आते हैं सदर्न ओशन, जिसे हम अंटार्कटिक ओशन भी कह सकते हैं, यह है सदर्न ओशन, ठीक है। टोटल कितने ओशंस हैं, देयर आर टोटल 5 ओशंस। कौन कौन से, आर्टिक, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक एंड अंटार्कटिक और सदर्न ओशन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, जिसमें आप लोगों को लिखना है कि वो कौन से हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है उसके बारे में। नाउ कम टू दी पॉइंट। अब ओशंस एंड डिजास्टर, पहले एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है इंडिया की और 2 चीज़ें दिखाई गई हैं। दिस मैप ऑफ इंडिया इज द सेम एज फिगर 1.6 बट विद द एडिशन ऑफ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ऑल्सो मार्क आर इंडियंस 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। अब क्लास हमारे पास जो इंडियन मैप है उसमें 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है हमारे पास, 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। कौन कौन से, लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, और अंडमान एंड निकोबार है वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। ओशंस एंड डिजास्टर्स, ओशंस कहीं ना कहीं डिजास्टर को भी क्रिएट करते हैं, वो कैसे, वो देख लेते हैं। रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ अर्थ एज स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर यू मे हैव नोटिस्ड वाइट शेप अक्रॉस द ग्लोब। डिड यू गेस व्हाट दे आर? प्लस जब हम ग्लोब को देखते हैं नॉर्मली, मतलब जैसे पिक्चर्स में देखा जाता है रियल में, तो आपको दिख रहा होगा कुछ वाइट सा पार्ट भी होता है जो आसपास के घूमता रहता है, किसके, ग्लोब के, यानी कि अर्थ के आसपास। वो क्या होता है, दे आर क्लाउड्स। जब कभी भी आप अर्थ को देखोगे तो आपको एक बहुत मोटी सी एक लेयर दिखाई देगी एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स भी होते हैं। दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स, सच क्लाउड्स bring rain to the continent for intense. The monsoon rains we India expect every summer originate in the ocean. क्लास जो ओशंस होते हैं वो मेन सोर्स होता है हमारे रेन का, यानी कि जो वाटर साइकिल है उसमें जो पानी वाला पार्ट है वो कौन सा है, वो ओशंस हैं। यानी कि ओशन से एवेपोरेट हो करके पानी कहाँ जाता है, क्लाउड्स में जाता है, और फिर वो कॉन्टिनेंट वाले एरियाज़ में बारिश करता है। तो ये वाटर साइकिल हमेशा चलती रहती है। जो इंडिया में समर के टाइम में, यानी कि जब समर ख़त्म होने वाली होती है तो मानसून सीजन आता है, तो मानसून विंड्स आती कहाँ से हैं, ये जो मानसून विंड है वो ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से, ओशंस वाले एरिया से। विदाउट सच रेन आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफ़र। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, बारिश नहीं होगी तो हमारे पास जो सबसे मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का वही ख़त्म हो जाएगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी हमारी, और सभी एनिमल्स की जो कि अर्थ पर रहते हैं वो सर्वाइव करेंगे, यानी कि उनको सर्वाइव करना पड़ेगा, काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा। दे कांट लिव। बट ओशंस ऑफन ऑल्सो गिव रेज टू स्टॉर्म। क्लास ऐसा नहीं है कि ओशंस हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, वो कभी कभार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिज़ास्टर, मतलब एक तरह से हमारे लिए बहुत डैमेज क्रिएट हो जाता है, कैसे वो देखते हैं। but oceans often also give rise to storms.
violent events with extreme rainfall or very strong winds such as cyclone which can cause whispered damage to coastal region of the world. क्लास साइक्लोन्स होना, सुनामी आना, ये दो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो कि कहाँ होते हैं, जो ओशंस में होते हैं बेसिकली. और ये दोनों ही डिज़ास्टर इतने ज़्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत अफेक्ट हो जाती है. पहले पुराने टाइम में क्या था, पहले इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन आज के टाइम में जो साइंटिस्ट हैं, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रिडिक्शन कर देते हैं 2 या 3 दिन पहले ही कि एक जो साइक्लोन है वो आने वाला है इस वाले एरियाज़ में. तो लोगों को क्या किया जाता है, उस कोस्टल रीजन से, उस एरिया से काफ़ी दूर भेज दिया जाता है, उन जगहों को खाली करा दिया जाता है ताकि जो लार्ज लेवल पर डिस्ट्रक्शन होगा वो ना हो. ठीक है, तो मैं इन दोनों ही नेचुरल डिज़ास्टर की फ़ोटो जो है वो अभी आपको शो कर देती हूँ. A tsunami is another natural disaster that originate in the ocean. यानी कि सुनामी जो है वो भी, और भी मैंने आपको बताया साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गई, दो बहुत ज़्यादा कॉमन नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, ओशंस में. इट इज़ अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वॉल्केनिक eruption at the bottom of ocean. Tsunamis can travel thousands of kilometers and submerge coastal area, causing whisper damage. अब देखो सुनामी होता कैसे है, यानी कि वो ओरिजिनेट कैसे होता है, रीज़न क्या होता है, उसके 2 रीजंस होते हैं. देखो, जब अर्थक्वेक आता है अर्थ के लैंड पर, लैंड एरियाज पे, मतलब हमारे जो हम लोग रहते हैं उस एरिया पे अगर अर्थक्वेक होता है तो क्या होते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, रोड टूट जाते हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं. ठीक है, लेकिन वहीं वो अर्थक्वेक अगर ओशन की डेप्थ में हो, यानी कि जो अर्थक्वेक है वो ओशन वाले एरियाज़ में आ रहा हो, ओशन की डेप्थ वाले एरियाज़ में, तो क्या होगा, डेफिनेटली जो वेव्स हैं, यानी कि अगर ओशन की डेप्थ में है तो वहाँ की जो पानी है वो ऐसे करके हिलेगा, काफ़ी हिलेगा, और वो क्या क्रिएट करेगा, फिर बहुत ज़्यादा ऊंची वेव्स को क्रिएट करता है वो. सेम ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन, प्लस वही वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक अगर ओशन की डेप्थ में हो तो क्या होता है, तो हमारी सुनामी क्रिएट होती है. यानी कि सुनामी जो वेव्स होती हैं वो आती हैं और वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और काफ़ी लंबा, यानी कि काफ़ी लॉन्ग एरिया कवर करती हैं. Tsunamis can travel thousands of kilometers and submerge coastal areas, causing whisper damages. ठीक है, यानी कि ये जो वेव्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देती हैं और कुछ कोस्टल एरियाज जो कि लो एरियाज में होंगे उन्हें क्या करेंगे, समर यानी कि डुबो देती हैं. अब आगे देखते हैं क्या है, इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट दिखाया गया है जो इंडिया में हुआ था. On 26 December 2004, India and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia. क्लास इंडोनेशिया में क्या आया था, एक पावरफुल अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से एक सुनामी क्रिएट होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और 13 कंट्रीज़ को अफेक्ट करती है. मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन इंडिया, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and the coast of Tamil Nadu and Kerala was severely affected and suffered much damage and loss of life. यानी कि ये जो सुनामी आई थी, ये सुनामी कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 को. ठीक है, और कहाँ, इंडोनेशिया से स्टार्ट होता है ये अर्थक्वेक और सुनामी क्रिएट करता है और इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अफेक्ट करता है और साउथ के 2 स्टेट तमिलनाडु और केरला को भी. यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, यानी कि मोर देन 2 लाख पीपल मारे गए थे, उन्होंने अपनी लाइफ खो दी थी इसमें. सच सुनामीज आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव. लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कोस्ट. many countries collaborate in such early warning system. There is in particular an Indian Ocean tsunami warning system to which many countries including India contribute. This helps to take measure to protect lives and property. क्लास अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आज के टाइम में अर्ली वार्निंग सिस्टम को फॉलो कर रहा है. यानी कि अब पहले ही हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या आने वाली है, सुनामी आने वाली है और कोस्टल एरियाज़ को खाली करा दिया जाता है ताकि कम से कम डिस्ट्रक्शन हो. ठीक है, कम से कम लोगों की जान जाए, कम से कम लोग उससे ज़्यादा सफ़र ना करें. ठीक है, इसीलिए इस तरह के जो मेजर्स हैं वो पहले ही लिए जाते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो और सुनामी जो है उससे होने वाला जितना भी डैमेज है उसे कम किया जा सके.
Events that leads to loss of life and property are handled under disaster management. India has its own natural disaster management authority, NDMC, सॉरी NDMA. NDMA के जो जवान होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो जितनी भी नेचुरल डिज़ास्टर आती हैं उसमें लोग अगर फंस जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें बचाने का काम करते हैं. आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर कहीं पर बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, साउथ एरिया में ज़्यादा होता है मेनली, असम वाले एरिया में और साउथ स्टेट्स में, तो वहाँ पर ये NDMA के जो जवान होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाके वहाँ उन लोगों की मदद करते हैं और रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं. टू डील विद ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर्स वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल इन नेक्स्ट चैप्टर. अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेंगे. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ कॉन्टिनेंट्स. अब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के चैप्टर में, जब चैप्टर में स्टार्ट किया था, कि कॉन्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है. कॉन्टिनेंट इज़ अ लास्ट पीस ऑफ लैंड मास. ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा बड़ा पीस होता है किस चीज़ का, लैंड एरिया का. ठीक है. Continents are visible on the map of ocean. How many continents you count? The answer is not simple, as they can be counted in several ways, depending on our choice. We may list any numbers of continents between 4 and 7. Here is why. Plus continent को आप 7 नंबर्स में भी काउंट कर सकते हो, 4 नंबर में भी, और 5 में भी, और 6 में भी इवन. अब वो कैसे, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है. चलो इसके बारे में भी आगे पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है. जैसे कि आपने देखा होगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है तो वो अलग अलग पीस, लेकिन हम उन्हें एक ही कंसिडर करते हैं कहीं ना कहीं. वैसे एशिया और यूरोप है वो कहीं ना कहीं एक ही है, एक ही लैंड एरिया पे, लेकिन उसे एक माउंटेन रेंज जो है वो सेपरेट कर रही है, उसको हम उन लोगों ने बाउंड्री बनाया हुआ है. तो एशिया और यूरोप को भी एक ही एरिया में कंसिडर किया जाता है, जिसका नाम क्या है, यूरेशिया. But if you see in a single landmarks, they also be considered one. Europe and Asia are generally considered as a two continent, although the map makes it clear that they form a single landmass. For historical and cultural reason, Europe's evolution has been a very different from Asia's, which is why they can be seen as two continent. Geologists, however, often regards them as single continent called Eurasia. जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर यूरोप और एशिया का जो पार्ट है उसको एक ही लैंडमास कंसिडर करते हैं, दैट इज़ यूरेशिया. वहीं अफ्रीका और यूरेशिया जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट्स बट समटाइम एज वन. लेट अस समराइज द डिफरेंट काउंट्स इन टेबल. अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दिखाया गया है कि कॉन्टिनेंट्स को किस बेसिस पर अलग अलग तरीके से काउंट किया जाता है. काउंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. देखो, पहले है 4 कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, यूरेशिया. अफ्रीका और यूरेशिया को एक माना इन लोगों ने. अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया. तो कितने हो गए, 4 हो गए. 5 कॉन्टिनेंट अगर कंसिडर किए जाएंगे, अफ्रीका को अलग कर दिया इन लोगों ने. अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया. फिर 6 कॉन्टिनेंट कैसे कंसिडर किए इन्होंने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग कर दिया. अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. फिर 7 कैसे हुए, 7 ऐसे हुए, इन्हें यूरोप और एशिया को अलग कर दिया. अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. सो बेसिकली जो जनरली कहा जाता है तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं किस पे, हमारे अर्थ पर. In practical, the list of 7 continents is one of the most widely adopted and used. अब देखो, ये जो सिंबल है आपको पता होगा किस चीज़ का है भाई, बहुत कॉमन सिंबल है, सबको पता होगा. ये सिंबल है ओलंपिक गेम्स का. क्लास, ये जो सिंबल है ये 5 रिंग से मिलकर बना है. 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट को शो करते हैं इसमें. यानी कि आपको पता होगा ओलंपिक में पूरे वर्ल्ड से एथलीट्स आते हैं पार्टिसिपेट करने, और जो एथलीट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड से आते हैं. तो 5 ही जो मेन कॉन्टिनेंट्स हैं सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं. कौन कौन से, वो आप मुझे कमेंट करके बताना. You may have seen the 5 Olympic rings, one of the symbol of Olympic Games. This symbolizes the gathering of sports people from all over the world. The ring were chosen to represent 5 inhabited continents: Africa, America, Asia, Australia and Europe. ठीक है, ये जो मेन कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका के दोनों ही पार्ट्स आ जाएंगे इसमें, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, सारे ही आ जाते हैं. और आपको पता होगा अंटार्कटिका तो में कोई रहता ही नहीं है, तो वहाँ से कौन आएगा.
Now let us look at the diagram on page number 36, which is based on the list of 7 content. It does not show their actual shape but their relative size. अब क्लास नीचे ना एक आपको पिक्चर दिखाई देगी जिसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं उनको स्क्वायर्स के शेप में दिया हुआ है उनके एरिया के अकॉर्डिंग. इस पिक्चर में दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें जो हमारे ओशंस वो कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग है स्क्वायर्स में डिवाइड किया उनके एरिया के अकॉर्डिंग. तो आप इस पिक्चर को देखकर अब साफ बताओ कि कौन सा कंटेंट जो है वो सबसे बड़ा है. एज लो मैंने थोड़ा जूम कर दो पिक्चर को क्लिक कर दिया है ताकि आपको दिख जाए कौन सा वाला कंटेंट सबसे ज़्यादा बड़ा है. ऑब्वियसली साइज़ में एशिया सबसे ज़्यादा बड़ा है. क्यों? उनके ब्लॉक्स ज़्यादा हैं. आप ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग उन्हें काउंट करके इजीली पता कर सकते हो कि कौन सा कंटेंट सबसे बड़ा है. तो एशिया फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड अफ्रीका, देन साउथ अमेरिका, देन नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया. फिर नीचे आता है अंटार्कटिका. दिख रहा होगा, बल्कि अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, लेकिन अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है. अब आज की क्लास में हम लोग इतना ही कवर करने वाले हैं. अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो वो पूछ सकता है. ओके, बाय बाय.